Better hitting with the crossbar, hit it to the strike, Brett. Straight to the silly point, and the wicket is fallen. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं हूं साद और आपके लिए लेकर आया हूं एक जबरदस्त चैनल जहां पे हम बात करेंगे बहुत सारी क्रिकेट की, बहुत सारे डिफरेंट चीजों की, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिकेट की। इस चैनल का नाम है सिली पॉइंट, वेयर नो पॉइंट इज अ सिली पॉइंट। इस चैनल पे मैं आपको अकेला नहीं नजर आऊंगा, इस पे मेरे साथ दो और एक्सपर्ट होंगे जो काफी ज्यादा एक्सपर्ट हैं मुझसे, और हम उनको वेलकम करेंगे, उनके राय लेंगे, उनसे पूछेंगे कि आपका क्या ओपिनियन है किसी भी बारे में। आपने बहुत सारे क्रिकेट के चैनल्स देखे होंगे, आपने बहुत सारे एक्सपर्ट्स को देखा होगा जो चैनल पे आके बातें करते हैं, लेकिन वो बातें करते हैं जो ड्रेसिंग रूम में बातें होती हैं, क्योंकि वो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो वहीं रहते हैं। हम वो बातें करेंगे जो आपको आपके काउच पे मिलती है, जब आप अपने बड़ों के साथ बैठ के क्रिकेट देख रहे होते हैं और लोगों के ओपिनियंस जानते हैं। जो 90s का होता है वो अपने ओपिनियन देता है, जो नया क्रिकेट खेलने वाला है वो अपने ओपिनियन देते हैं, और हर एक के मुकाबले में उसका ओपिनियन जो है वो बेहतर होता है, और उसको ऐसा लगता है कि मैं ही सही बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा क्रिकेट आती है, क्योंकि मैंने अपनी गली की टीम की कैप्टनसी की हुई है। लेकिन असल में ग्राउंड में उतरने के बाद पता चलता है कौन कितने पानी में है और कौन कहाँ पहुंचा है। तो हम वेलकम करते हैं अपने दोनों गेस्ट को। मैं सबसे पहले वेलकम करूंगा मिनहाज भाई को फ्रॉम कैनेडा। मिनहाज भाई, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है साद आपके? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू फॉर हैविंग मी। बेहतरीन। Now we're gonna invite Zaki bhai. Zaki bhai, please come on to the show. अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है भाई। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, आप लोग जो जानते हैं कि ये दोनों कनाडा के लोकल चैनल पे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स रह चुके हैं, ऑलरेडी तो सेलिब्रिटी हम लोग। हाँ, आप लोग सेलिब्रिटी हैं, तो अब मैं आप लोगों के साथ मिलके जो है अपनी दाल गलाने की कोशिश करूंगा। नहीं, और आप भी हैं भाई, आप रेडियो शो करते हैं माशाल्लाह। हाँ, आप भी तो शो होस्ट करते हैं यूएस में। हाँ, बस लेकिन हमारी आवाज आती है, सिर्फ शक्ल नहीं आती। चले, अब शक्लें भी पहुंच जाएंगी, कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो भाई हम लोग ने ये एक जो एफर्ट की है इसको जोड़ने की, तो इसको आगे बढ़ाएंगे। आज कुछ बात, आज का दिन जो है जरा खास है, आप लोग को सबको पता ही होगा क्यों। 180 मौका मौका मौका। 180 कब तक सेलिब्रेट करना है भाई इसको? भाई जब तक दूसरा नहीं जीत जाते। चलो फिर तो तुम सेलिब्रेट करोगे लंबा काफी। तकरीबन 25 साल लगे थे दूसरी जीतने के लिए। 25 तो नहीं कहेंगे, क्योंकि हम 92 के बाद 2009 में भी जीत गए थे वर्ल्ड कप। बेशक वो T20 का था, लेकिन ओडीआईज का कोई मेजर ट्रॉफी जीतने के लिए हमें 25 साल लगे पूरे। मार्च 2092 से लेके मार्च 2017। लेकिन इसकी एक खास इम्पोर्टेंस है क्योंकि ये इंडिया से जीते थे। नो डाउट, वो तो कोई मैच है ही नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये कि मैं 4 साल से शर्ट पहन रहा हूँ और बहुत फखरिया हर साल ये शर्ट जरूर पहनता हूँ, अपनी जॉब पे भी पहन के जाता हूँ। आज रेडियो शो में भी यही पहन के गया था। तो वो तो क्योंकि उसमें इसलिए इतना बड़ा वो इवेंट था ना, क्योंकि इंडिया से कभी आप मेजर आईसीसी इवेंट में जीतते नहीं है, तो वो जिस तरह से जीते थे वो वाली बात हो गई थी कि 100 सुनार की और 1 लोहार की। और जबकि हम पहला मैच जो हारे थे कितनी बुरी तरह से, और उसके बाद हमें लग रहा था कि हम वी आर जस्ट आउट फ्रॉम द टूर्नामेंट। उसके बाद से जो कम बैक किया उसमें नो डाउट जो कैप्टनसी रही, और जो नए लड़कों का जो उसमें उस वक्त के हसन अली, सरफराज की कैप्टनसी के अंदर, फिर फखर, शादाब खान, तो ये लोग बड़ा एक सबका एक वो जैसे कहते हैं ना पिवटल रोल रहा, बड़ा ही इंटीग्रल पार्ट रहे टीम के, और बड़ी ही सबकी परफॉर्मेंस ऐसी थी जो कि डिफाइनिंग परफॉर्मेंसेस थी सबकी। उस विन को इसीलिए ज्यादा सेलिब्रेट भी किया गया था ना, क्योंकि अगर आप देखें तो उसमें यंगस्टर्स बहुत थे उस टीम में, न्यू फेसेस बहुत थे उस टीम में, एंड दे वर अप अगेंस्ट अ वेरी वेरी सॉलिड इंडियन टीम। मतलब सारे बड़े नाम थे, शिखर धवन ले लें, रोहित शर्मा ले लें, विराट कोहली ले लें, और उनको जो है वो कल के बच्चों ने जो है वो टिकनी का नाच नचा दिया था। इस वजह से वो ज्यादा बड़ी सेलिब्रेशन बन गई थी। अच्छा, उस मेमोरीज को थोड़ा सा रिलिव करने की कोशिश करते हैं। आज रमजान थे, सेहरी के बाद आप जाग के मैच देख रहे हैं। लकीली वीकेंड था, तो आप बैठ के देख सकते थे मैच।
मेरा एक दोस्त है, बहुत अच्छा मेरा इंडियन दोस्त है, इंडिया से है वो अकेला रहता था उस वक्त, कोलंबस में ही था वो मेरे साथ ओहायो में, और उसने मुझसे बोला यार साथ मैच साथ देखते हैं। तो मैंने उसको बोला भाई देखो, दो मसले हैं, एक तो ये कि रमजान चल रहे हैं और सेहरी के बाद होगा तो तुम्हें खाने को कुछ नहीं मिलेगा। दूसरा ये कि पाकिस्तान इंडिया का मैच है जिसमें ऑड्स जो है हमारे फेवर में नहीं है, तो और मैं रोजे की हालत में हूँगा, रोजा खराब तो हो जाएगा। उस वक्त जो है वो टेम्परामेंट पे काबू रखना बहुत मुश्किल है, तो तुम्हारी जान की गारंटी मैं नहीं दे सकता। हाँ नहीं सही बात है। उस वक्त तो जो हम लोग मेंटली जिस तरह से प्रिपेयर्ड थे वो तो यही थे कि बहुत मार पड़ने वाली है, लेकिन बुमराह ने जो हदें पार की क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर, उसने हमें पार करा दिया। नहीं, और आप ये देखिए, खैर नो डाउट उस टीम बहुत अच्छा खेली उसमें, लेकिन जो कमाल उसमें किस्मत का भी किसी हद तक रहा ना, कि कोहली ने, आपका अजहर अली ने कैच छोड़ा है और अगली बॉल पे फिर कैच दे दिया, और उस कैच का कहीं जिक्र नहीं होता है। अगर आप देखिए आज भी उस कैच का कहीं आपको रिप्ले भी नहीं मिलता है। शादाब ने नॉर्मली हर कैच के आपको 10-10 एंगल से वीडियो, इतना बड़ा वो इवेंट था, इवन कैमरामैन समेत सारे लोग वो एक अलग ही उसमें चले गए कि वो शौक में थे। उसको, हाँ, कि उसको सही तरह से आई थिंक दिखाया ही नहीं 10 एंगल से। आज तक मैं देखना चाहता हूँ कि यार वो 5 एंगल से दिखाएं, क्योंकि इट वाज नॉट एन इजी कैच। वो शादाब ने ऊपर लिया था हेड पे और बड़ी तेज बॉल आ रही थी और फ्लाई कर रही थी बॉल, उससे दूर जा रही थी। शादाब ने, खैर शादाब हमारा सबसे अच्छा फील्डर है शादाब। लेकिन जिस इवेंट की आप बात कर रहे हैं वो इवेंट तो मैच में बहुत बाद में हुआ था। उससे पहले एक बहुत बड़ा इवेंट हो चुका था जो कि फखर जमान नो बॉल पे आउट हुआ हाँ था। वो नो, हाँ वो पहली इनिंग में, हाँ सबसे पहला एग्जैक्टली। तो आपका जो लकी पॉइंट था वो वहां पर था कि वो जो नो बॉल पे आउट हुआ और उसके बाद जो उसने हालत की है मार मार के, तो मेरे हिसाब से तो एक्चुअल फर्स्ट टर्निंग पॉइंट मैच का वही था। सेकंड टर्निंग पॉइंट वो कोहली वाला था जो आप कह रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, और फखर जमान की इनिंग्स की बात होती है, लेकिन उसमें दो तीन और बहुत अच्छी इनिंग्स थी जिसका ज्यादा जिक्र नहीं होता। अजहर अली की बैटिंग, अजहर अली ने बहुत अच्छी की थी बैटिंग। बाबर आजम की बैटिंग, बिल्कुल। एंड देन सबसे अच्छा आई थिंक हफीज। हफीज प्रोफेसर साहब ने उस दिन भाई बड़ा कमाल का खेला था। जो हम्म। उन्होंने छक्का दिया था ना, वो मिड विकेट पे, शायद भुवनेश्वर, वो हाँ, इतना खूबसूरत छक्का मारा था, ऐसे फुल जो लपेटा होता है ना, ऐसे यहाँ से घुमा के दिया था ऐसा। बड़ा कमाल खेला था उस दिन। खैर हफीज के अंदर ये क्वालिटी तो है कि जब भी वो हफीज साहब खेलते हैं और वो फॉर्म में होते हैं, तो उससे ज्यादा खूबसूरत बैट्समैन आई थिंक पाकिस्तान में इस वक्त तो नहीं है कोई जो जो खेलता है। बाबर आजम तो एक्सेप्शन है, लेकिन एक जनरल आप, क्योंकि हफीज थोड़ा सा अवे खेलता है, वो टाइम वाला खेलता है, अपनी जगह खड़े रह के खेलते हैं। जैसे मैं मैच नहीं कर रहा हूँ या मिला नहीं रहा हूँ, लेकिन जैसे सईद अनवर खेलते थे अपनी जगह से, रिस्टी था ना सईद अनवर, अपनी जगह दूर से खड़े होके खेलते थे। तो हफीज भी थोड़ा ऐसा ही है, थोड़ा सा मिनिमम फुटवर्क वो खेल रहा होता है, क्या कहते हैं उसको, हैंड आई कोऑर्डिनेशन के साथ। तो और उसमें गलत हो जाता है तो लोग कहते हैं कि कैसे खेला है, अरे फुटवर्क नहीं है। ज्यादातर गलती होता है लग पूरा जाता है तो बेहतरीन होता है। और उसी मैच के बाद से ही मैंने बोलना शुरू किया था कि हफीज शुड प्ले इन लोअर मिडिल ऑर्डर, क्योंकि उसका जो रोल है ना, अब उसका जो टीम में रोल होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि आखिरी के 10 ओवर में 12 ओवर में आए और इस तरह से एक्सेलरेट करे और इनिंग्स को फिनिशिंग तक लेकर जाए। लेकिन वो साहब लेकिन मानते नहीं ना। वो अच्छा खुद नहीं मजे मानते की ना। बात बताऊं, आप लोग को शायद याद हो, जब 2012 में पाकिस्तान इंडिया गया था, जब आमिर निकल चुके थे और आपके पास जुनैद खान और मोहम्मद इरफान थे सिर्फ आपकी टीम में, तो उस वक्त जब एक T20 मैच में हफीज ऊपर आए थे खेलने के लिए, हम T20 सीरीज गालिबन 1-1 थी वो T20 सीरीज, और तीसरा मैच था वो। तो हफीज ऊपर आए खेलने के लिए और फिर इंजर्ड होके वो शायद वापस चले गए या किसी वजह से ऊपर, उसके बाद हफीज ने वो नीचे खेला और बहुत अच्छा खेला। हफीज ने नीचे आके मारा, 5वें 6ठे नंबर पे आए थे हफीज, और हम ऑलमोस्ट क्रॉस कर गए थे लाइन, लेकिन हम आखिर में बड़ा क्लोज वो मैच हुआ था और हम हार गए थे वो T20 मैच। क्या ये तो वही उस वक्त से सीरीज है मुझे, जिसमें जिसमें जुनैद खान ने जुनैद तबाही खान ने, मचाई थी? जी 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 बिल्कुल, जब से जुनैद खान ऊपर चढ़े थे और कोहली को उन्होंने 3-4 दफा आउट किया था। और उस वक्त से मुझे मुझे खैर ये था कि यार हफीज को नीचे खेलना चाहिए। मैं बहुत, लेकिन हफीज, अभी भी जो लोग एक्सपर्ट जो हैं, जो जानते हैं ना उनको, वो बोलते हैं कि हफीज साहब अभी भी बोलते हैं कि उनको ओपनर वो
मैं अच्छा खासा ओपनर था, मुझे नीचे खिला दिया। हफीज साहब अभी भी ओपनर शायद खेलना चाहते हैं, वल्लाह आलम शायद खेलना चाहते हैं या शायद अब नहीं अब खेलना वो चाहते हैं, अब तो बॉटल खैर ओपनर ही खेल सकते हैं बस। नहीं, अब तो बिल्कुल वो, अब तो उनका करियर भी बिल्कुल समझ लें इख्तिताम पजीर है, और पीएसएल में जिस तरह की परफॉर्मेंसेस वो दे रहे हैं, सो आई रियली डोंट थिंक कि वो शायद आगे टीम में भी वर्ल्ड कप तक भी सस्टेन कर ऑन पाए। द अदर हैंड मलिक इज परफॉर्मिंग रियली वेल। हाँ, लेकिन मलिक साहब का भी मसला यही है कि वो सिर्फ डोमेस्टिक में ही करते हैं, वो इंटरनेशनल में उनकी परफॉर्मेंस बड़ी बड़ी खामोश है। अरे यार आज तो दो परफॉर्मेंसेस है, मैं बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ। एक तो शोएब मकसूद की बैटिंग एंड द अदर वन वाज शाहनवाज दानी। ओ माय गॉड व्हाट अ स्पेल ही हैड टुडे। यार अनफॉर्चुनेटली ये शोएब मलिक को तो चलो नहीं कहना चाहिए, शायद ही हैज अ लॉट ऑफ परफॉर्मेंसेस ऑन इंटरनेशनल लेवल, लेकिन ये शोएब मकसूद हो गए या आसिफ अली टाइप हो गए, ये सारे सिर्फ डोमेस्टिक में ही चलते हैं या लोकल टूर्नामेंट्स में ही चलते हैं। जहां इनको आप इंटरनेशनल लेवल पे आप लेकर आए, वो पता नहीं इनको क्या हो जाता है। इनकी मेंटल स्ट्रेंथ नहीं है या पता नहीं इनकी वो मेंटल कैपेसिटी नहीं है कि वो इंटरनेशनल प्रेशर हैंडल कर सकें। वरना टैलेंट तो कम नहीं है। मैं आई रियली हैड लाइक ह्यूज होप्स फ्रॉम आसिफ। मतलब दो प्लेयर्स ऐसे थे जिनको मैंने हमेशा सपोर्ट किया, एक और जिनका सब मजाक उड़ाते थे, एक फहीम अशरफ और एक आसिफ। अनफॉर्चुनेटली एक ने जो है मुझे बिल्कुल ही गलत प्रूफ कर दिया और दूसरे ने मुझे बहुत सही प्रूफ कर दिया इवेंचुअली। अब फहीम अशरफ इज अ वेरी वेरी इंटीग्रल रिलायबल पार्ट ऑफ प्लेयर। द टीम, मतलब बिल्कुल ही बहुत ही स्ट्रांग पार्ट बन चुका है वो टीम का, उसको अच्छा, आप इग्नोर नहीं कर सकते। फहीम की तरफ अगर आए तो मुझे हमेशा से ये लगता है कि आई थिंक फहीम इज नॉट फिट फॉर T20 समहाउ, मुझे ऐसा लगता है। मुझे ये जरूर लगता है कि उसको टेस्ट में जरूर होना चाहिए, क्योंकि वो बहरहाल टेस्ट में बहुत अच्छी बॉलिंग और बैटिंग वो कर लेता है। लेकिन T20 में मुझे, क्योंकि फहीम के अंदर वो हिटिंग वाली, वो मैक्सवेल वाली बात नहीं है भाई। फहीम फहीम आके आखिरी में, या अगर हम देखते हैं आजकल जैसे पीएसएल में नीचे आके अगर खुशदिल शाह मार देता है थोड़े बहुत छक्के, या जैसे आज सोहेल तनवीर ने एक ओवर में ओ हो 20 रन बनाए। मुझे बहुत खुशी हुई। तो वो बात नहीं है फहीम अशरफ में। हाँ, इक्का दुक्का दफा जरे वो मार सकता है, लेकिन वो उसके अंदर वो क्वालिटी नहीं है कि वो जो बेहतरीन किस्म से जो 15 बॉलों में 42 रन बना दे। शायद वन ऑफ तो कर दे, लेकिन आई डोंट थिंक सो। मुझे अच्छा लगता नहीं उसका स्टाइल ऑफ प्ले वैसा। थोड़ा सा 4 साल पहले वापस जाते हैं और चैंपियंस ट्रॉफी पे वापस आते हैं और कैप्टनसी की बात करते हैं। हम्म, जो कैप्टनसी सरफराज ने उस वक्त की थी, हम्म। कैप्टन वही है, लेकिन इस वक्त पीएसएल में जो वो कर रहा है, क्या आप लोगों को लगता है कि ये बहुत ज्यादा प्रेशर है उसके ऊपर बाहर होने का, या क्या क्या वजह लग रही है आप लोगों को, क्या चेंज लग रहा है आप लोगों को सरफराज में उस वक्त से इस वक्त में? आई थिंक सरफराज हैज कम्प्लीटली लॉस्ट इट। मतलब मैं सरफराज का हमेशा से बहुत बड़ा सपोर्टर रहा हूँ, एंड एट द सेम मसला पाकिस्तान में ये होता है कि अगर आप किसी एक प्लेयर को सपोर्ट करें तो आपको दूसरे के अगेंस्ट होना जरूरी है। तो ये एक बड़ा, अगर आप मिसबा को पसंद करते हैं तो अफरीदी के अगेंस्ट होना जरूरी है, अफरीदी को पसंद करते हैं तो मिसबा के अगेंस्ट होना जरूरी है। अब यही चीज खड़ी हो गई थी सरफराज वर्सेस रिजवान। अब मैं सरफराज का सपोर्टर हूँ, बट आई ऑल्सो लाइक रिजवान। सरफराज नो डाउट के मतलब एक बहुत ही जबरदस्त स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर रहा है हमेशा से, लेकिन डेफिनेटली इसके अलावा और कोई वजह नहीं हो सकती कि जब से वो टीम से बाहर हुआ है उसने वो प्रेशर अपने सर पे ले लिया है। और भले लोग मुझे कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट बोलें या कुछ भी बोलें, लेकिन 100% देयर इज समथिंग बिहाइंड द डोर्स विच यू डोंट नो। और सरफराज को जो है वो गलत तरीके से टीम से बाहर किया गया मेरे ख्याल से। इट वाज नॉट राइट, और इसी वजह से उसका फर्क अब आपको उसकी परफॉर्मेंसेस पे, उसके एटीट्यूड पे नजर आ रहा है। मतलब आप देखें ना, उसके सर पे एक बाउंसर लग गई, हाउ डिड ही रिएक्टेड। ठीक है, शाहीन ने भी गलत तरीके से रिएक्ट किया, मगर पहला रिएक्ट तो सरफराज ने किया ना, जिसको नहीं करना चाहिए था। पार्ट ऑफ द गेम भाई, वो फास्ट बॉलर है, बाउंसर तो मारेगा वो। तो आई थिंक अनफॉर्चुनेटली इट हर्ट्स मी, बट सरफराज हैज लॉस्ट इट। आई डोंट थिंक ही कैन एवर मेक अ कमबैक नाउ। हाँ, आई थिंक आई कंप्लीटली एग्री। कमबैक के लिए तो बहुत मुश्किल है। खैर, पाकिस्तान में भाई कुछ भी हो सकता है। सरफराज के पास अभी भी मजीद 3-4 साल हैं, एंड यू नेवर नो। अभी तो रिजवान, समझ लें जिसको बोलते हैं ना कि गुड्डी चढ़ी हुई है, तो रिजवान जो भी कर रहे हैं तो अभी सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। और रिजवान, बहरहाल रिजवान मेहनती मेहनती बंदा है। ऐसा नहीं है कि सरफराज मेहनती नहीं है, लेकिन रिजवान लगता है, आपको नजर आ रहा है कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जिनको देख के नजर आ रहा होता है, जैसे आमिर है, मोहम्मद आमिर। वो लगता है कि जी वो इजी ले लेता है चीजों को। he takes things for granted, ऐसा लगता है। लेकिन दूसरी तरफ हसन अली है, वो हार्ड वर्किंग है।
दूसरी तरफ फखर जमान है, वो हार्ड वर्किंग है, ऑल्दो उसकी परफॉर्मेंसेस वैसी कंसिस्टेंट नहीं है जैसी शायद बाबर आजम की या दूसरे प्लेयर्स की हैं, लेकिन हार्ड वर्किंग है। इसी तरह से रजवान, सरफराज, ये लोग हार्ड वर्किंग है, जब भी देते हैं 100% देते हैं। इनकी कमिटमेंट पे कभी आपको कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होता किसी भी तरह से। आई वुड से हाँ, वहाब रियाज आल्सो, वहाब रियाज आल्सो, हाँ, वो कभी कभी पिट जाते हैं, वो अलग मसला है। तो सरफराज के साथ भी मसला ये जो बता रहे हैं ना, मिनाज के जिस तरह से उसको बाहर किया वो गलत किया। T20 से तो उसका बाहर होना बनता नहीं था, और उस वक्त रिजवान तो T20 में जगह ही नहीं बनाता था भाई। ये तो अचानक से जब नेशनल T20 में रिजवान ने फैसला किया कि भाई आई शुड कम ओपन, या खुद से या उसको सेलेक्टर्स ने बोला कि भाई तुम ऊपर आके खेलो, तुम्हारी जगह बनानी है, तो वो आया और वहां से उसने फिर समझ ले एक्सेल किया। वो एक नया रिजवान सबको नजर आया, पूरी दुनिया को, जो उससे पहले शायद उसके घर वालों को, उसको खुद भी, किसी को भी नहीं पता था कि यार रिजवान ये भी कर सकता है। हमें नहीं आइडिया था, हम यही बोलते थे कि यार रिजवान बस खेलता है, हाँ चलो चौके वौके मार लेगा, लेकिन छक्के अब वो ऐसे रैंप पे छक्के मारता है भाई। अब मैं अभी जो लास्ट सीरीज हुई थी उसमें रिजवान ने जो अपर कट मारा, वो आई डोंट नो किस तरह से खेला था वो। मैंने फेसबुक पे वो शेयर भी किया था वो वीडियो, कि उसने वो अपर कट ऐसे अंदर की तरफ मारा कि वो बॉल फाइन लेग की तरफ गया था। ही वाज सो कॉन्फिडेंट कि अजीब तरह से उसने खेला था। फाइन लेग की तरफ या थर्ड मैन? फाइन लेग भाई, नॉर्मल आप ऐसे मारते ना, उसने बल्ले को ऐसे यूं किया था, लाइक उल्टा बॉल फाइन लेग की तरफ गया था। तो वो रिजवान आजकल तो जो भी कर रहा है वो हो रहा है ना, मतलब उसकी बहुत ही अच्छी फॉर्म है, और नो डाउट ही डिजर्व्स अ प्लेस इन द टीम। अब तो वो तीनों फॉर्मेट में बेस्ट है, टेस्ट में आपका मेन बंदा नो हो गया डाउट ही इज अ फैबुलस कीपर। तो आई मीन देयर इज नो डाउट कि आप उसको कह सकें कि आई मीन ही there is no question on Rizwan's performance at the moment and the way he's been playing. दूसरी चीज मैं ये कहता हूँ कैप्टेंसी के ऊपर। सॉरी एक चीज मैं जरा कैप्टेंसी से पहले, अब अक्सर औकात इवन टेस्ट में भी और वनडे में भी रिजवान बाबर आजम को आउटशाइन कर रहा होता है। आपको नजर आ रहा होता है कि यार आपकी जो टीम का मेन परफॉर्मर है वो रिजवान है, इतना कंसिस्टेंटली वो रन कर रहा है। तो आई थिंक सरफराज के लिए बहुत मुश्किल है। और दूसरी बात, अगर आप ये एक और चीज मैं एक तरफ पॉइंट दिलाना चाहता हूँ कि अगर आप पिछले 20-25 साल की पाकिस्तान के क्रिकेट की हिस्ट्री उठा के देख लें, मुझे कोई विकेट कीपर बैट्समैन नजर नहीं आता जो कि इतना कंसिस्टेंट रहा हो जितना रिजवान है। मतलब जितनी कंसिस्टेंसी के साथ वो बंदा परफॉर्म कर रहा है, मतलब मेरे ख्याल से रिजवान से पहले अगर कोई अच्छा विकेट कीपर बैट्समैन था तो वो शायद कामरान अकमल था। बैटिंग की बात कर रहा हूँ। नहीं, तो आई थिंक शुरू में अकमल कीपर भी अच्छा था। हाँ, शुरू में अकमल कीपर भी अच्छा था, लेकिन बैटिंग में फिर भी वो इतना कंसिस्टेंट नहीं था जितना अब रिजवान है। तो मतलब आप तो सिर्फ रिसेंट नहीं, आप पिछले 20-25 साल को उठा के देख लें तो रिजवान से बेहतर शायद आपको ना मिले विकेट कीपर बैट्समैन। सही। अच्छा, अब तो ये बात हो रही है जो कैप्टेंसी की और विकेट कीपिंग की। कैप्टेंसी की बाद में आते हैं। एज अ विकेट कीपर बैट्समैन सरफराज प्लेड रियली वेल इन चैंपियंस ट्रॉफी। हम सेमीफाइनल जो जीते हैं वो सरफराज की बैटिंग की वजह से जीते हैं। और इवन दो आपको चांसेस, परेरा ने कैच छोड़ा था भाई। इवन दो आपको चांसेस मिले, बट वहां पे सरफराज की कैप्टेंसी के साथ, बैटिंग के साथ साथ आमिर का साथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस 28 रन्स वर वेरी क्रूशियल। अगर वो नहीं रुकता सरफराज के साथ तो सरफराज वुडंट हैव मेड इट। लेकिन वो कंपोजर था, उसको चांस मिल गए, जैसे किस्मत ने साथ दिया। आखिर में ऐसा लग रहा था कि अल्लाह ताला ने हाथ पकड़ लिया है रस्सी जो है वो क्रॉस कराने के लिए, कि सरफराज को चांस मिल गए वहां पे दो। उसके बाद फिर फाइनल में फखर जमान का चांस मिल गया, फिर कोहली का कैच ड्रॉप होके दोबारा कैच हो गया। तो ये कुछ ऐसी चीजें हुई जो आपको मिराकुलसली आप कहें कि वो आपके फेवर में चली गई। इन सब बातों के बाद भी ना हम चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हार जाते अगर आमिर का वो ओपनिंग स्पेल नहीं होता तो। हाँ मिनाज भाई, आप क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, ये बात तो माननी पड़ेगी। वो यार बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक आपने छेड़ दिया। मैं कुछ बोलूंगा तो लोग बोलेंगे मैं बायस्ड हूँ। नहीं, आमिर भी अपनी जगह है, लेकिन वो स्पेल जो था ना, दैट वाज अ डिफाइनिंग स्पेल। इंडिया की कमर टूट गई थी उस स्पेल के बाद। भाई देखें, ठीक है, आई एग्री विद यू कि वो पर्टिकुलर स्पेल, अगर उसके स्पेल की आप बात करें तो बिल्कुल आई एग्री विद यू। उस स्पेल ने भी एक पार्ट जरूर प्ले किया था,
आफ्टर फखर जमान्स परफॉर्मेंस इन द फर्स्ट इनिंग। लेकिन अभी एक ही जुमले में जो है वो साद साहब ने जो है वो सरफराज और आमिर का नाम लिया कि सरफराज ने भी परफॉर्म किया था सेमीफाइनल में तो पाकिस्तान पहुंचा। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैं बता रहा था कि मैं सरफराज का कितना बड़ा सपोर्टर हूँ, बट एट द सेम टाइम इन द सेम शो आई सेड कि सरफराज हैज लॉस्ट इट और वो कम बैक नहीं कर सकता, जबकि चैंपियंस ट्रॉफी जिताने में उसका कितना बड़ा हाथ था। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि जो आपकी वन ऑफ परफॉर्मेंसेस होती है ना, उनको लेके आपको प्लेयर्स को गॉड का दर्जा नहीं दे देना चाहिए, ठीक है ना। ये बात आमिर के फैंस को भी समझनी चाहिए कि मतलब ठीक है, आमिर ने आपको अगर चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जिताया था तो उसका मतलब ये नहीं है उसकी बेसिस पे वो अगले 20 साल खेलेगा, उसकी अगली नस्ल अगले 20 साल खेलेगी और उसकी अगली नस्ल अगले 20 साल खेलेगी। तो ये लोगों को समझने की जरूरत है। जब मैं सरफराज का इतना बड़ा सपोर्टर होकर कह सकता हूँ कि सरफराज हैज लॉस्ट इट एंड उसकी अब जगह नहीं बनती टीम में, तो आमिर के सपोर्टर्स को भी ये बात समझनी, मतलब आमिर के सपोर्टर्स लिटरली गालम गलोच पे उतर आते हैं। तो सर मतलब मैं यहाँ पे आमिर का सपोर्टर रहा हूँ हमेशा से, और अभी रिसेंटली जो है आई थिंक आई एग्री विद यू ऑन दिस कि आमिर हैज लॉस्ट इट नाउ। आमिर डज नॉट हैव दैट कैरिज्मा, द रन अप, द बॉलिंग। अभी इवन आप अगर पीएसएल में भी देख लें, ही इज नॉट दैट आमिर दैट ही यूज्ड टू बी, कि जैसे जिसके पीछे जो है ना लोग रोर कर रहे हो कि यार आमिर इज रनिंग इन एंड बॉलिंग, क्योंकि बैट्समैन को भी एक डर होता था आमिर की बॉलिंग का। अब आई डोंट थिंक आमिर इज डूइंग दैट व्हाट ही हैड। अभी वी हैव बेटर बॉलर्स देन आमिर। वी हैव शाहीन आफरीदी हु इज द नंबर 1 बॉलर इन पाकिस्तान क्रिकेट। देन वी हैव शाहनवाज दानी हु इज कमिंग अप एंड ही हैज बीन बॉलिंग सुपर। इरफान बुड्ढा हो गया है, ठीक है, जो भी है इरफान का खत्म हो गया, बट इरफान के पास भी अभी भी 2-4 बॉलें ऐसी हैं जो आपको कंफ्यूज कर देती हैं बिकॉज ऑफ हिज हाइट। But from what I am seeing, Amir is being very predictive, और वो he's thinking a lot outside the field than what he should be doing in the field. एग्जैक्टली। अब देखो ना, आमिर का अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी की परफॉर्मेंस के बाद वाला करियर उठा के देख लें, तो मतलब आप ओवरऑल सिर्फ इनसाइड नहीं आउटसाइड द फील्ड भी अगर आप देखें तो वो क्या कुछ कर रहा है। मतलब अब इनसाइड द फील्ड भी जो है, अभी जैसे उसने एक मैच से पहले उसने कमेंट दिया कि भाई आई कैन रिकंसिडर माय रिटायरमेंट, और अगले ही मैच में उसने 4 ओवर में 45 रन खा लिए। तो भाई रिकंसिडर योर कमिंग बैक ऑन व्हाट। पहले आमिर जब विकेट नहीं ले रहा था तो आमिर के सपोर्टर्स ये पॉइंट लेकर आते थे भाई वो उसकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है, वो रन्स नहीं खाता। भाई अब तो वो रन्स भी खा रहा है। तो बट स्टिल आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, इट्स एन ईगो इशू और व्हाट, के आमिर सपोर्टर्स कहते हैं नहीं आमिर अभी भी। अब जाके थोड़ा बहुत मैंने कुछ सपोर्टर्स को देखा है कि उन्होंने थोड़ा बैक स्टेप लिया है जब से ये आमिर ने थोड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देना शुरू किए हैं, और मतलब ही इज प्लेइंग डर्टी गेम्स आउटसाइड द फील्ड, के वो एक जर्नलिस्ट को शायद उसने अपने पेरोल पे रखा हुआ है जो कि ट्वीट करता रहता है उसकी फेवर में, और जब भी वो ट्वीट करता है आमिर फौरन उसको रिप्लाई करता है। जट सब मतलब सबको पता है बात, इसको ऑब्वियस राइट कि जैसे ही वो जट ट्वीट करता है फौरन आमिर का रिप्लाई आ जाता है उसके ऊपर। अच्छा देखिए मैं बताऊं, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं आमिर के जैसे। आमिर बिल्कुल वो बात नहीं है आमिर की, ये बात तो हम ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे मैंने आज से कल, कि जब आप किसी स्ट्राइक बॉलर की बात करते हैं तो आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यार जब मैं उसको लेकर आऊंगा वो विकेट लेगा और मुझे मैच को हमारी तरफ कर देगा। आमिर के अंदर विकेट लेने, अच्छा इवन अभी से नहीं, जब से वो आया है कमबैक उसने किया है इंग्लैंड की सीरीज में, हमने बोला यार वो विकेट नहीं लेता, कैचेस छोड़ देते हैं उसकी बॉल पे। उसके बाद टेस्ट मैचेस में वो विकेट नहीं ले रहा यार, कैचेस छूट जाते हैं। वनडे में वो विकेट नहीं ले रहा, लेकिन हाँ चले वो क्या कहते हैं उसको, इकोनॉमिकल है, इकोनॉमी अच्छी है। हाँ, एशिया कप का फर्स्ट बर्स्ट जो मारा उसने T20 में जी 2-3 आउट कर दिए, चैंपियंस ट्रॉफी का जो फर्स्ट स्पेल, उन दोनों मैचेस में भी जो लेटर ऑन वो आया है बॉलिंग कराने के लिए, तो ही वाज नॉट दैट पेनिट्रेटिव, ही वाज नॉट दैट इफेक्टिव। ये तो मसला है आमिर के साथ। और अभी भी नो डाउट एक्सपीरियंस है भाई, देखें कब से वो 15 साल तो हो गए होंगे उसको इंटरनेशनल सर्किट में, 2007 से है वो गालिबन, 2008-9 से गालिबन है वो, तो 13-14 साल तो उसको हो गए। हाँ ठीक है, 5 साल वो बाहर रहा, लेकिन वापस आने के बाद भी उसको 7 साल होने को है तकरीबन। हाँ नहीं सही बात है। और तो अभी जो कल लाहौर के खिलाफ मैच में जो उसने सेकंड लास्ट ओवर किया है,
एक छक्का खाने के बाद नो डाउट उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की और उसने सिर्फ 1 रन दिया बाकी 4 बॉलों में, विच वाज अमेजिंग, और वो मैच डिफाइनिंग मोमेंट बन गया। अगर ज्यादा 15 रन खा लेता तो आखिरी ओवर में बन सकते थे। एक्सपीरियंस बेसिकली, वो एक्सपीरियंस, बात विकेटें भी लेनी है ना आपको, विकेटें भी लेनी है। मेरा तो खैर पॉइंट बिल्कुल ही अलग है। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल डोंट एग्री विद मी। आमिर जो है एक्सपीरियंस और नो एक्सपीरियंस, ही इज टेकिंग विकेट्स और नॉट टेकिंग विकेट्स। भाई मेरा तो पॉइंट ये है, एनी कन्विक्टेड प्लेयर शुड नॉट बी ब्रॉट बैक टू द गेम। जिसने भी गेम को करप्ट किया है उसे आप लाइफ टाइम बैन करें, चाहे वो कोई भी हो, जितना भी बड़ा नाम हो, जितना भी बड़ा प्लेयर हो। लोग कहते हैं वसीम अकरम का भी नाम कयूम रिपोर्ट में था, भाई कन्विक्ट तो नहीं हुआ ना, कन्विक्ट हो जाता आई वुड हैव नेवर सपोर्टेड वसीम अकरम। मेरा पॉइंट खाली ये है कि अगर आपने गेम से करप्शन खत्म करनी है, यू हैव टू गेट रिड ऑफ करप्ट प्लेयर्स। कोई पैम्परिंग करने की जरूरत नहीं, कोई जितना भी बड़ा प्लेयर हो। यानी इसमें शरीफ हाँ, वो है जो पकड़ा नहीं गया, जो पकड़ा नहीं और देखिए ना, फिर इसमें बात तो है ना, आप सबके नाम आएंगे, ये शर्जील वर्जील सबको फिर आप बाहर करें। हाँ एग्जैक्टली, शर्जील मैं बिल्कुल फेवर में नहीं था कि शर्जील वापस टीम में आए, लेकिन ले आया इसको टीम में। भाई आपको जो है ये एक जो है ना एक रूल बनाना पड़ेगा कहीं पे, यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन कि भाई अगर आप किसी भी किस्म की, और व्हेन आई से करप्शन, करप्शन से मेरा मतलब है जहां मनी इन्वॉल्व हो, जहां आपने पैसा लेके कुछ किया हो। अब जैसे इसमें तो वार्नर थे, डेट वाज नॉट करप्शन, ठीक है ना, उसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन फिर भी उनको सजा मिली, बैन हुए, बाहर गए, वापस आ गए, वो चलो इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। चले भाई, टाइम हो रहा है। हाँ जी, हाँ तो बहुत लंबा हो गया। हाँ जी, बस चलें, बस इसको रैप अप करते हैं, और क्या कहते हैं, आमिर का टॉपिक आता है तो थोड़ा मामला आगे तक चला जाता हाँ है। नहीं, वो फिर जाहिर बात है, लेकिन भाई बड़ा मुबारक हो आप लोग को, 4 साल हो गए, 4 साल हो गए ना हाँ जी, चैंपियंस आपको ट्रॉफी बहुत जीते बहुत हुए, मुबारक हो। और तो 4 जो साल लोग हो ये गए वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि ये हमने एक फर्स्ट इनिशिएटिव है हमारा, ये पहली वीडियो है इस चैनल की। आप हम लोगों को और चीजों पे बात करते हुए देखेंगे। अगली वीडियो हमारी पीएसएल के ऊपर होगी, पूरे पीएसएल को समराइज करेंगे हम। वक्त की वजह से और कुछ लोगों की मसरूफियात की वजह से हम रोज नहीं कर सकते इसको। हम वीकली एक वीडियो इंशाल्लाह करेंगे और उसमें सारी चीजों को समराइज करेंगे और कोशिश करेंगे कि टू द पॉइंट रहें, बातें करें। आप हमें फेसबुक पे लाइक कर सकते हैं, हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, यूट्यूब पे हमें फॉलो कीजिए। हमारे चैनल का नाम है सिली पॉइंट, जहाँ पे कोई भी पॉइंट सिली नहीं है। इसमें आपको मैं मिलूंगा, मिनहाज भाई मिलेंगे, जकी भाई मिलेंगे, और हम मजीद बातें करेंगे। इसमें हम और लोगों को भी लाएंगे, बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जिनको मैं जानता हूं, जिनको हम ऑन बोर्ड ले सकते हैं, उनके ओपिनियंस ले सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। आप लोग अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा, हमें बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। थैंक यू सो मच मिनहाज भाई, थैंक यू सो मच जकी भाई, और Thank you. इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे और दुआ करेंगे कि पीएसएल में हमारी टीम जीत जाए। बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। Oh, he's gone! Full toss and he's cornered. Can you believe that? It was a Frank full toss. Instead of hitting the crossbar, he hit it to the straight, Brent. Straight to the silly point, and the wicket has fallen.